नमस्कार। हम जब भी बात करते हैं मानवता की, सेवा की, शिक्षा की, त्याग की और सबसे ऊपर स्त्री स्वतंत्रता की, तो एक ऐसे महामानव का नाम हमारे सामने आता है। वो हैं भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उनको बोधिसत्व के नाम से भी हम पुकारते हैं और 14 अप्रैल को हम पूरे देश में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। ऐसे में चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर हैं और आप उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग के सदस्य भी रहे हैं और आप देश भर के कई जाने माने विश्वविद्यालयों में आप वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके हैं। कई शोध ग्रंथ के आप लेखक भी हैं और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध जर्नल में आपके आलेख प्रकाशित हुए हैं। तो हम आपका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। शुक्रिया जी। तो हम बातचीत की शुरुआत करेंगे बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन से हम शुरू करें और फिर हम बाद में उनके स्त्री के प्रति क्या योगदान था, महिलाओं के लिए उनका क्या योगदान था, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आप बाबा साहब के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके जो और अन्य आयाम हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और महू में एक छावनी है जो आजकल मध्य प्रदेश इंदौर में उनके जन्मस्थली के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ उनका जन्म हुआ। बहुत साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता उनके मिलिट्री में सूबेदार मेजर थे, जिनका बाद में उनका जो रेजिमेंट था ख़त्म करने के बाद वो एक तरह से उससे अलग हो गए थे। तो बहुत आरंभिक जीवन से ही बाबा साहब का जो संघर्ष है वो शुरू हो गया था। स्कूल में दाखिले से लेकर के आगे जो उच्च शिक्षा में जाने तक का जो उनका संघर्ष है वो कई रूपों में हम लोग उसको देखते हैं और वो प्राय कम से कम आज के भारत में हर बच्चे से बूढ़े तक को इस बात का पता है कि उनको पठन पाठन में कितनी कठिनाइयाँ हुई स्कूल में, चाहे वो छुआछूत का भेदभाव का सामना करना पड़ा हो या फिर बहुत हाईली क्वालिफाइड होकर के विदेश से शिक्षा से लौटने के बाद जब वो भारत में आते हैं और एक जो उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन था बड़ौदा नरेश के साथ, वहाँ जब वो नौकरी करते हैं तो उच्च पद में बैठे होने के बावजूद भी उनका जो साधारण चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है वो किस तरह से उनके साथ भेदभाव करता है। फिर थोड़ा हम लोग और बढ़ते हैं उनके जीवन के संदर्भ में, देखते हैं कि वो उनका नौकरी करना तो बहुत मुश्किल हो गया था, दुष्कर हो गया था। जब वो फील्ड में आते हैं, एक्चुअल में जब हम कहते हैं सामाजिक जीवन में प्रवेश करते हैं विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के बाद, तो 1916 से लेकर के 1921 के आसपास वो जो है सामाजिक जीवन में उनका प्रवेश होता है 21-22 में, और पूरा 40 वर्षों तक अथक परिश्रम और संघर्ष के बाद उन्होंने समाज को ऊपर उठाने के लिए काम किया। इस देश को ऊपर उठाने के लिए जो काम किया वो जगत विख्यात है और हम सबके आदर के पात्र इसीलिए हैं क्योंकि उनका पूरा का पूरा जीवन त्याग और बलिदान का है। जी 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 जी। जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही सामान्य परिवार से में उनका जन्म होता है, फिर उनकी शिक्षा दीक्षा होती है और कोलंबिया विश्वविद्यालय जाते हैं, फिर वो दुनिया के बड़े विश्वविद्यालय में वो इकोनॉमिक्स की शिक्षा प्राप्त करते हैं और फिर एक विद्वान के रूप में अभी भी कहते हैं कि जो आप अभी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाएं या जो उनके दूसरे विश्वविद्यालय जाएं तो वहाँ पर आज भी उनकी कीर्ति है। लोग कहते हैं कि अंबेडकर नाम का एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो सचमुच अपने आप में अनोखा था और अद्वितीय था, उसके जैसा कोई हुआ नहीं, उनके जैसा कोई हुआ नहीं। आइए हम बात तब शुरू करते हैं चूँकि आज का विषय है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो योगदान है महिलाओं के प्रति, महिलाओं के स्वतंत्रता के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए बाबा साहब ने क्या कुछ किया। तो हम पहले बात शुरू करें सामान्य महिलाओं से। हाँ जी। कि जो एक गृहिणी हैं, जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं थी उस समय और उस समय उनका क्या योगदान है, हम बात उसी से शुरू करते हैं कि सामान्य महिलाएं जो हैं उनके लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले तो मैं एक बात का आपको और हमारे दर्शकों को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहूँगा और आकृष्ट करना चाहूँगा उस तरफ बाबा साहब का, कि वो कहते हैं कि किसी भी समाज की प्रगति का पैमाना जो मैं मानता हूँ, बाबा साहब मानते हैं, वो है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कितनी अच्छी है।
स्वाभाविक तौर पर उनका मानना था कि यदि समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो वो समाज प्रगतिशील है, प्रगति करेगा, और यदि महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है तो इसका मतलब वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो महिलाओं के प्रति उनका ये दृष्टिकोण था। और जहाँ तक जनसाधारण की महिलाओं की बात है तो उनका मानना था कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, दोनों बराबर में खड़े होना चाहिए। और उनका मानना था कि जो हमारी जिस तरह की जो घर गृहस्थी का काम पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर के काम करते हैं, इसी तरह अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, ठीक इसी तरह से स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर के समाज और राष्ट्र की उन्नति भी कर सकते हैं। इसलिए समाज और राष्ट्र को ऊपर उठाना है तो ठीक जैसे घर गृहस्थी में दोनों भागीदार हैं समस्याओं के समाधान के लिए और घर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक वैसा ही समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए भी स्त्री और पुरुषों का होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए वो कई चीज़ें उन्होंने कही हैं कि जिस तरह से जो आर्थिक मसला है, ठीक है, तो स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर के पैमाने पर तब लाया जा सकता है जब हम उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं, ठीक है ना। एक महत्वपूर्ण बात है कि वो खास करके जो घर और गृहस्थी को संभालने वाली महिलाएं हैं उनके प्रति उनका दृष्टिकोण था कि उनके काम को कम करके कभी भी नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वो भी उनका किसी न किसी तरह से उस समाज के परिवार के उत्थान में उनका योगदान है। दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू आता है शिक्षा को लेकर के था कि जो स्त्रियां हैं उनको भी पुरुषों की तरह आगे बढ़ने का अधिकार है, उनको शिक्षित होने का अधिकार है। और वो कहते हैं कि जब साधारण की जो महिलाएं हैं उनको समझाते हैं तो कहते हैं कि भाई लड़के और लड़कियों की शादी जल्दी मत कीजिए, क्योंकि ये एक जो शादी का बोझ है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जब तक वो उनकी शिक्षा दीक्षा और आर्थिक रूप से अपने पैरों में खड़े नहीं हो जाती हैं तब तक वो आर्थिक बोझ उठाने में सक्षम नहीं होंगी। तो इस तरह से वो बाल विवाह के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने उसके लिए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बड़ी समस्या है जनसंख्या को लेकर के, वृद्धि को लेकर के, क्योंकि जब परिवार में ज़्यादा लोग होंगे तो परिवार की आर्थिक स्थिति भी चरमरा जाएगी। तो इस पर उनका फोकस था कि हमें जनसंख्या के नियंत्रण पर फोकस करना चाहिए। और इसमें एक खास जो फोकस था कि जो जनसंख्या नियंत्रण का उपाय जो हमारी सरकार भी सुझाती है कि उसका एक बड़ा उपाय है परिवार नियोजन। तो उनका एक बड़ा फोकस था कि ये जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं पर मत डालिए, आप कल्पना कर सकते, ये पुरुषों की भी है। परिवार को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन की जिम्मेदारी जितनी स्त्रियों की उतना पुरुषों की भी है। जी बहुत मार्के की बात है। जी आप बात कर रहे थे समानता की, और बाबा साहब ने पूरे जीवन भर समानता की बात की, और वो सिर्फ वर्ग की समानता की नहीं, उन्होंने स्त्री और पुरुष के भी समानता की बात की। और सिर्फ उन्होंने कहा ही नहीं बल्कि उन्होंने एग्जीक्यूट भी किया, उन्होंने पालन भी किया। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पत्नी रमाबाई को पूरी स्वतंत्रता दी, और हर कार्यक्रम में जो महिलाओं से जुड़े हुए कार्यक्रम थे उसमें उनको भाग लेने की स्वीकृति दी, सहमति दी और साथ भी लेकर चले। और ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं। कहा जाता है कि 4 ऐसी सभाएं हुई उस समय जिसका नेतृत्व उन्होंने स्वयं किया था और पूरी जिम्मेदारी महिलाओं को दी थी। हम चाहेंगे कि आप उसके बारे में कुछ बताएं कि उस समय, और कहते हैं कि सबसे सर्वाधिक 25,000 महिलाएं एक आयोजन में आई थी। तो ये समानता का इससे बड़ा उदाहरण कुछ और नहीं हो सकता है। हाँ जी। उन्होंने एक तो हम देखते हैं कि जो 1927 से लेकर के 1930 तक के जो आंदोलन हुए उनके, खास करके स्वाभिमान और सम्मान के लिए जो आंदोलन थे, जिसमें महार तालाब सत्याग्रह, कालाराम मंदिर प्रवेश का आंदोलन, पुणे मंदिर प्रवेश का आंदोलन, तो ये सभी सम्मेलनों में उन्होंने नारियों को आगे रखा, उनको सहभागी बनाया, बराबर का सहभागी बनाया। और इसी के साथ उन्होंने एक कामठी में अलग से नारी सम्मेलन किया था। ये तो शुरुआती दौर पे है जब हम 30 और 40 के दशक में देखते हैं। इसके बाद जब हम आते हैं 1942 में, तो उन्होंने पहला एक सम्मेलन किया नागपुर में, पृथक सम्मेलन, नारी सम्मेलन किया। और उस नारी सम्मेलन में कहा जाता है 25,000 से अधिक महिलाएं भाग लीं। और मज़े की बात देखिए कि 42 से लेकर के 44 और 45 में फिर दूसरा सम्मेलन उनका हुआ, नागपुर में हुआ, तीसरा सम्मेलन मुंबई में हुआ। तो हम पहले सम्मेलन की बात यदि करें तो उसमें देखते हैं कि इन तीनों सम्मेलनों में, पहले सम्मेलन में जो सुलोचना डांगरे थी वो अध्यक्षता की थी उसकी खुद की, और ना केवल अध्यक्ष,
पूरे सम्मेलन का पूरा दायित्व तो महिलाओं के ऊपर ही था। कोई संचालन की जिम्मेदारी निभा रही थी, कोई मंच सज्जा की जिम्मेदारी निभा रही थी। और एक और इसके साथ खास बात यह है कि जो बहुत गांव देहात की साधारण महिलाएं हैं, जिनको सामान्य तौर पर उनके पहनावे और रहन सहन को लेकर के जो टीका टिप्पणी लोग करते थे, आज भी करते हैं, इस पर फोकस करने के लिए कहा कि आप भी और सभ्य संभ्रांत और सुशिक्षित महिलाओं की तरह रह सकती हैं। तो इसके लिए उस सम्मेलन में उन्होंने एक अलग से कर दिया था कि एक कॉटेज टाइप का बना दिया था, जहां पर उनकी अपनी जो कार्यकर्ता महिलाएं थी उनको साड़ी पहनाने की ट्रेनिंग देती थी, और मंच पर खड़े होकर के माइक पे कैसे बोलना है, इस तरह की भी ट्रेनिंग बाबा साहब दिलवाते थे महिलाओं को। चाहते तो खुद अध्यक्षता कर सकते थे, लेकिन सारा का सारा इन तीनों सम्मेलनों की जिम्मेदारी अगले मतलब उस पर उन्होंने महिलाओं को सौंप रखी थी। तो ये लीडरशिप डेवलप करने के लिए, एक महिलाओं के बीच से ही जो लीडरशिप डेवलप हो, इसके लिए बहुत प्रयास किया। मैं एक उनका एक कोटेशन याद आपको दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने 1944 का जो द्वितीय महिला सम्मेलन था कानपुर में, जिसकी अध्यक्षता शांताबाई ने की थी, उस पर उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया था कि महिलाओं, तुम बड़े सपने देखने के लिए बड़े सपने देखो, ठीक है, बड़े सपने देखो और आगे बढ़ो। अब आपके उत्थान का, आपके जीवन की सुनहरी किरण निकल चुकी, प्रस्फुटित हो रही है। इस तरह का उनका था कि आपके जीवन की में एक तरह का नया सवेरा का उदय हो गया है, इसलिए आप खुद आगे बढ़ो और बड़े होने के सपने देखो। क्योंकि ये सिर्फ एक पुरुषों भर का ही नहीं है आगे बढ़ने का, ये महिलाएं भी तो आगे बढ़ें। तो इस तरह का उनका ये महिलाओं के लिए आह्वान था 1944 में दूसरे। जी, तो बाबा साहब सिर्फ दलित चेतना के प्रतीक नहीं, बल्कि स्त्री के चेतना का, उसके जो मातृत्व की चेतना, उसका जागरण चाहते थे, और इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बहुत बल दिया और स्त्री शिक्षा के लिए लगातार प्रयास करते रहे। तभी उन्होंने आह्वान किया कि शिक्षित बनो, संगठित बनो। तो स्त्री शिक्षा को लेकर उनके जो प्रमुख कार्य हैं, हम चाहेंगे कि आप उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। उनका तो एक ये था कि जो बेसिक था कि आपका जो फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में जो दिखाई देता है ना, उनका फोकस था कि हमें स्त्री पुरुष या किसी भी तरह का लिंग भेद पहली चीज़ खत्म करना है। क्योंकि इस देश में चाहे जिन भी कारणों से रहा हो, महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक समझा गया, उनको संपत्ति से वंचित रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया और सभी तरह के अधिकारों से वंचित रखा गया। तो उन्होंने कहा कि इनकी बेसिक नींव मजबूत करना है तो हमें पहले तो चाहिए कि इनको फ्री एजुकेशन का प्रावधान करना चाहिए। इसलिए वो चाह रहे थे कि प्रत्येक बालक और बालिका को शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और 14 वर्ष तक बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। तो इस तरह से वो चाहते थे कि महिलाएं जब लड़कियां पढ़ेंगी लिखेंगी आगे बढ़ेंगी तो जो आर्थिक सशक्तिकरण होगा, उनका मनोबल ऊपर होगा, मानसिक सशक्तिकरण होगा। और इस तरह से हम ऐसा नहीं कर सकते कि जब आधी आबादी को अशिक्षित रखें और सोचें कि हम देश को तरक्की पे ले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उस आधी आबादी के अंदर जो प्रतिभा, ज्ञान और जो पराक्रम है, उसका भी तो उपयोग इस देश के हित में हो, इस समाज के को आगे बढ़ाने के हित में हो। इसलिए वो इस पर पुरजोर उनकी वकालत थी। और बल्कि उनकी कई महिला जो नेतृत्व करती थीं, उनको बड़ी लेखिका भी बनी उनके उस पर, और इसके बाद कई स्कूल भी खोले आरंभिक तौर पर उनके ही मार्गदर्शन में। तो इस तरह से उन्होंने स्त्री शिक्षा पर ज़्यादा फोकस किया। जी, कहते हैं जहाँ कहीं भी लोकतंत्र है, शिक्षा उसका मूल मंत्र है, और यही आधार बाबा साहब का था। बाबा साहब चाहते थे कि गाँव का, समाज का हर बच्चा, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, समान रूप से उसे अधिकार मिले, उसे पढ़ने का अधिकार मिले और वो आगे बढ़े। जब आप शिक्षित हो जाते हैं तो बात आती है नौकरी की। कामकाजी महिलाएं जो थी, उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो हम चाहेंगे कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए जो उन्होंने विशेष रूप से, जैसे मातृत्व अवकाश की बात है या और भी जो दूसरी चीज़ें हैं, आप उसके बारे में बताएं। एक खास बात, एक आज के समय में यदि हम सोचते हैं तो मुझे इस बात को कहने में मतलब थोड़ा ये इस बात का दुख होता है कि आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए काम किया, जो खास करके कामकाजी महिलाओं के लिए काम किया, किसी भी दफ्तर में चाहे आप प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर से पूछ लीजिए, शायद ही उनको पता हो कि आज जो उनको प्रसूति अवकाश मिलता है
वो बाबा साहब की वजह से मिलता है। आपको हम ऐसे ना केवल प्रसूति अवकाश, बाकी भी जो फैसिलिटीज़ हमें एज ए सरकारी या प्राइवेट कंपनीज़ में नौकरी करते हैं जो सुविधाएं मिलती हैं वो बाबा साहब की देन है। जैसे आप देखेंगे कि सबसे पहला जो उनका एक बड़ा एक जो लैंडमार्क कह सकते हैं, 1942 में जब वो ब्रिटिश काउंसिल में श्रम मंत्री के रूप में नियुक्त हुए। जब श्रम मंत्री बनते तो उन्होंने जो श्रम से जुड़े हुए कानून थे पहला काम उसमें संशोधन का किया। और संशोधन क्या किया कि जो काम के 16 घंटे थे उसको कम करके उन्होंने 10 घंटे करवाया। आज वो 8 घंटे, हालांकि अभी श्रम कानून में बहुत सारे बदलाव हो गए हैं, तो 8-10 घंटे और 12 घंटे काम की प्रक्रिया जो शुरू हो रही है, जो कम से कम श्रमिकों के हित में नहीं कह सकते हैं कि ठीक है। तो उन्होंने ये श्रम कानून में संशोधन करके काम के घंटे कम करवाए। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम था कि स्त्रियों को कम वेतन मिलता था पुरुषों की तुलना में, तो एक तो समान वेतन का जो फार्मूला बाबा साहब ने बनाया वो समान वेतन लागू करवाया, ठीक है ना। फिर क्या होता था कि महिलाओं को रात को काम करना कारखानों बहुत मुश्किल काम था महिलाओं के लिए, क्योंकि उनको घर आना है, घर भी संभालना है, बच्चे भी हैं, तो उन्होंने रात की ड्यूटी से फ्री कर दिया महिलाओं को। जो बाल श्रम था उस पर रोक लगाई और महिलाओं को रात की ड्यूटी से मुक्त कर दिया। और तीसरा जो ये सबसे बड़ा काम जिसकी बात हम लोग शुरुआत में कर रहे थे कि प्रसव अवकाश, प्रसूति अवकाश, पहले यदि कोई महिला गर्भवती है या बच्चे को जन्मती है तो पहले और बाद में कोई उसको छुट्टी नहीं मिलती थी, और यदि छुट्टी वो में रहती है तो उसका तनख्वाह कट जाएगा। तो बाबा साहब ने क्या किया कि उसको 4-4 सप्ताह का पहले छुट्टी प्रसव के पहले और बाद में ये सुविधा उनको उपलब्ध करवाई, और बाद में ये 4-4 सप्ताह से बढ़ा करके 45 में क्या हो गया, 36 उसका सप्ताह का हो गया। यानी कि जो मातृत्व अवकाश की बात है वो बाबा साहब ने प्रमुख रूप से इसके लिए कार्य किया। एक चीज़ इसमें और मैं जोड़ दूं, जो श्रम कानून है ना उसमें उन्होंने एक जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए जो क्रैच है ना, यदि 10 से अधिक जो महिलाएं हैं उसके लिए बच्चों के ठहरने की व्यवस्था का इंतजाम आज सरकार किए हुए है, ये बाबा साहब की ही देन है। बाबा साहब ने क्रैच का वर्किंग प्लेस पे जो प्रोविज़न है वो उसी समय बाबा साहब ने करवाया था, अंग्रेजों के ज़माने हम अंदाजा जी। तो स्त्री चेतना को लेकर और स्त्री समानता को लेकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो कार्य हैं वो निश्चित रूप से युगों युगों तक याद किए जाएंगे। हमारे स्टूडियो में आने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।